प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गजब का क्वेश्चन है। लिखा है दो चार्जेस है, एक है 8 इंटू 10 की पावर -8 और एक है -4 इंटू 10 की पावर -8। कह रहा है आर सेपरेटेड बाई 16 सेंटीमीटर। कह रहा है देखो, एक चार्ज है आपका 8 10 की पावर -8 और दूसरा चार्ज है आपके पास -4 10 की पावर -8 और इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों जो डिस्टेंस है वो है, कितना डिस्टेंस है? 16 सेंटीमीटर। मतलब कि 16, और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए मैं आपको बता दूं, सीएम का मतलब 10 की पावर -2 होता है। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो हमेशा 10 की पावर -2 का यूज करते हैं। तो देखिए यहां 16 सेंटीमीटर है तो इसको लिख देंगे हम 16 इंटू 10 की पावर -2। छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो काम की है, तो ये मीटर में हो जाएगा। अब कह रहा है एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग, कह रहा है इन दोनों के बीच में, यहां से लेके यहां तक बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग है, जो लाइन है एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक बात ध्यान रखना, आप किसी भी रैंडम पॉइंट को आप डायग्राम को ऐसे बता सकते हो कि भाई साहब मान लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल जीरो है, कहीं पे भी मान लो, चलो हमने यहां पोटेंशियल जीरो मान लिया, तो इस पॉइंट को आप एक्स बोलना। अगर इसको एक्स बोलोगे तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा यहां तक वो हो जाएगा 16, जो भी है ये 16 इंटू 10 की पावर -2 जो भी है -x, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस x है तो इतना ही तो होगा ये, क्योंकि ये पूरा 16 है, ये x है तो इतना होगा। ऐसे क्वेश्चन करना है। फिर आप बोलेंगे कि भैया हमने माना कि पॉइंट P पर पोटेंशियल जीरो है, लेट एट पॉइंट P, हमें नहीं पता कहां पर है, हम खुद बोल रहे हैं सॉल्यूशन में कि आप P पर जीरो मार लो, तो हम कह रहे लेट एट पॉइंट P पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो। तो आप आगे कैसे करोगे बताओ? आप बोलोगे भैया P पर कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा, तो P पर एक बार 8 वाला लगाएगा, तो पोटेंशियल इन दोनों का निकाल लो भाई, इसका निकाल लो P पर इस वाले चार्ज की वजह से। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर कोई चार्ज हो और हमें डिस्टेंस पता हो, मान लो डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों KQ/R। तो हम कहेंगे कि सर बड़ा सिंपल है, ये रहा मेरा पॉइंट जहां पर चार्ज रखा हुआ है और ये रहा डिस्टेंस x, तो हम कहेंगे भैया ये वाला बंदा पोटेंशियल लगाएगा। वैसे ही यहां पर एक चार्ज है तो ये वाला बंदा भी यहां पर पोटेंशियल लगाएगा, क्योंकि हमें देखो चार्ज पता है और हमें डिस्टेंस पता है। तो हम बोलेंगे इसका पोटेंशियल है मान लो V1, तो हम बोल रहे हैं पहले वाले इसका पोटेंशियल है V1 और इस वाले का पोटेंशियल क्या है V2, वो दोनों जीरो होगा क्योंकि हमने माना है P पर पोटेंशियल क्या होगा जीरो। तो आप बोलोगे यार ये जो बंदा है ये कितना पोटेंशियल लगा रहा है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R। तो हम लिख देंगे K और चार्ज की जगह पर ये लिख रहे हैं हम, इसकी वजह से निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस को हमने क्या माना है x, P तक का डिस्टेंस 8 से x माना है, प्लस कौन सा वाला बंदा पोटेंशियल लगाएगा, अब ये वाला बंदा लगाएगा P पर, क्योंकि हमने P पर जीरो माना है, तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा K -4 10 की पावर -8 और डिस्टेंस जो भी होगा कितना होगा 16। अच्छा इस डिस्टेंस का एक तरीका है, ये 16 10 की पावर -2 है ना, देखो 16 10 की पावर -2 ये लिखने में बड़ा कठिन सा लग रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो 0.16, 0.16 लिखना आसान रहेगा, तो ये हो जाएगा 0.16 - x, इस पूरे को हम 0.16 बोल रहे हैं। ये जो हमारा 16 10 की पावर -2 है इसको 0.16 बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.16 - x। तो हम बोलेंगे भैया डिस्टेंस है हमारा 0.16 - x का होल स्क्वायर, ओ होल स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर तो होगा ही नहीं ना, सिर्फ है KQ/डिस्टेंस डिस्टेंस और इक्वल टू में 0। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो ये K है, ये जो चीज है ये चीज, इसको लिख दो 8 10 की पावर -8 नीचे x, और ये देखो ये जो माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस जो अंदर का जो माइनस है ना यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब फिर ये हो गया KQ/x माइनस दिस, और ये जीरो है तो इस वाले को उधर भेज देते,
तो क्या हो जाएगा देखो, के 4 इंटू 10⁻⁻8 और ये 0.16 माइनस एक्स। अभी दोनों बराबर में आ गए क्योंकि जीरो से उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा बताओ मुझे, कोई भी बता सकता है भाई। के से के को काट देंगे, 4 से 2 कट जाएगा, 10⁻⁻8 से ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखो, ये सारा कट गया, यहाँ बचा है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.16 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो तो 0.32। फिर इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स से, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पर क्या बचा है 2, तो 2 से ये वाला बंदा मल्टीप्लाई होगा 0.16 माइनस एक्स, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो सिर्फ एक्स जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या होगा 2 16 दूनी 32 ना, तो 32 0.32 प्यारे बच्चों माइनस 2x मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से 0.32 और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, और प्यारे बच्चों हमें x मिल गया। तो ये जो x है, ये जो x निकल के आया यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने निकालना था कि कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमने बोला था कि x पर पोटेंशियल जीरो है, कहां पर जीरो है, तो वी हैव द आंसर x। तो हमने इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है, आपको मान लेना है कि भाई P पर मेरा पोटेंशियल जीरो है, P को मानना है x, और पोटेंशियल जीरो करने के लिए आप बोल दोगे भैया पहले वाले का पोटेंशियल दूसरे वाले का पोटेंशियल जीरो होगा, दोनों का फॉर्मूला लिखो, जीरो के बराबर लिखो, और ऐसे इस आंसर को किया करेंगे आप। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप कह सकते हो वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन। अब आगे हम बढ़ते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, दिस इज वन ऑफ द शानदार क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि भाई ये 10 कूलम है तो 10 कूलम दिखाई देगा, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मतलब ये टॉप क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है, और कह सकते हो कि कंपटीशन लेवल भी ये टच करता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हैविंग चार्ज 10 कूलम, कह रहा है एक कंडक्टिंग शेल है, स्फेरिकल है, और इसके लिखा है चार्ज है 10 कूलम ऑन इट सरफेस विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके सरफेस पे 10 कूलम का चार्ज फैला हुआ है, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है वो 10 कूलम है, पूरा सब मिला के 10 कूलम का चार्ज है इसके ऊपर। तो इसके चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10 कूलम, 10 कूलम है चार्ज, और कह रहा है इसका जो रेडियस है 2 मीटर है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस। आप भाई मुझे सरफेस पे पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, सेंटर पे निकाल के दिखाओ, एंड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम सेंटर। देखिए 1 मीटर फ्रॉम सेंटर का मतलब है यहां पे कहीं, क्योंकि ये तो पूरा 2 मीटर है, तो वो यहां बात कर रहा है, यानी मेनली वो बोले ना तो आपसे सरफेस पे निकलवा रहा है, सेंटर पे निकलवा रहा है, और यहां निकलवा रहा है। तो देखो छोटी सी बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल ऑफ सरफेस का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई रेडियस। तो आप बोलोगे सर सरफेस पे तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, देखो वी सरफेस हो जाएगा मेरा के, चार्ज की वैल्यू है 10 और रेडियस है 2, 5 इंटू में के। और के का वैल्यू किस बच्चे को नहीं पता, वो तो अस्पताल में जो बच्चा दूध पी रहा है उसको भी पता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, अरे कहा होगा, तो ये हो गया 45 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। तो पोटेंशियल आ गया सरफेस पे। अब यहां पर एक छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल सी बात, एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई स्फेरिकल शेल है तो जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है उतना ही अंदर हर जगह होता है, मैंने लेक्चर्स में बताया है। तो यहां भी पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल सरफेस के बराबर ही होता है। जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है ना उतना ही पोटेंशियल अंदर की तरफ होता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस का, और ये हमारा आंसर आ गया। तो हम बोलेंगे भैया देखो पोटेंशियल ऑफ सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इनसाइड, यानी भैया सरफेस, सेंटर और 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो अंदर ही है ना, 2 मीटर सरफेस तक है, तो 1 मीटर तो अंदर ही आ गया ना। तो हम कहेंगे भैया देखो इन तीनों का आंसर एक ही रहेगा। तो फर्स्ट का आंसर भी यही है, ये सेकंड का आंसर भी यही है, और थर्ड का आंसर भी क्या है, यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस का आंसर आया 45 10 की पावर 9। अगर हम सेंटर की बात करें
तो भी आंसर 45 10 की पावर 9 वोल्ट ही रहेगा। और हम 1 मीटर की बात करें, पोटेंशियल ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की बात करें तो यही आंसर रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट अंदर गिरता है। एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, तो प्लीज नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, बेसिकली ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक हिस्सा है। अब जानबूझ के मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इस क्वेश्चंस के थ्रू वो बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा। देखिए ये एक बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं पर ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए क्वेश्चन कैसा कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको उसने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको वोल्टेज दिया हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, बढ़िया से कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। कह रहा है दो प्लेट है, उस प्लेट को हमने 16 वोल्ट से कनेक्ट किया गया, 16 वोल्ट की बैटरी। अगर बैटरी से कनेक्ट करोगे, 16 वोल्ट की बैटरी से मान लो हमने कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये वाला प्लेट आपका पॉजिटिव प्लेट होगा, ये प्लेट आपका नेगेटिव होगा। सुन लो, ये तो मैं ऐसी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो आपको पता है कि प्लस से माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सबको पता है ये बात। और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 4 mm। अब जिनको नहीं पता कि जो mm होता है ना, उसको मीटर में करने के लिए 10 की पावर -3 इस्तेमाल करते हैं हम। तो हमारा ये तो हम बाद में करेंगे, वो तो बात की बात है। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिमांड कर रहा है और हमें वोल्टेज दिया हुआ है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। आप ये याद कर लेंगे, वेद, V मतलब पोटेंशियल, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, D मतलब डिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस और वोल्टेज की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, वोल्टेज की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो दुनिया जमाने में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब इस क्वेश्चन में मुझे वोल्टेज दिया हुआ है, 16 वोल्ट की बैटरी बोल दी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को है और डिस्टेंस मेरा कितना है, 4 × 10 की पावर -3। तो बेटा यहां से कट करेंगे ना, तो ये 4 से 4 बार में जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा ये, और ये 10 की पावर -3 इस तरफ आके कितना हो जाएगा, +3। तो 4 × 10 की पावर 3 यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर प्यारे बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखूं तो आंसर आएगा 4 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस और पोटेंशियल में फॉर्मूला क्या होता है। ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक, जिसको ट्रिक समझ में आ गया एक बार बताओ, वेद, V = E दी, वेद। तो फटाफट नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम काम की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बिलीव मी बहुत फेवरेट, माय फेवरेट एंड टफ है। ये आएगा तो टफ पेपर में आएगा। क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया था साइड्स, जैसे कि आपको देंगे कि भैया ये साइड है AB, ये साइड है BC, ये साइड है AC, और साइड दे देंगे 3, 4 या 5। इसका एक टफ वर्जन भी कराऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना 400 न्यूटन पर कूलम है, और बोलेंगे इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलेंगे भैया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, V हो गया V, और A और B लिखने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलेंगे फाइंड VAB, VAB का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं। देखिए, जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने को कहे, मैं यहां लिख देता हूं, जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने को कहे, PD का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। चलो मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूं, वन ये PD लिख लेंगे बस। जब भी आपको कोई पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने को कहे, कोई भी बंदा कहे, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे, तो फॉर्मूला ये लगाना है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इंटू में कॉस ऑफ थीटा। अब तुम बोलोगे सर एंगल कैसे लेना है, तो एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, सुन लो, ये जो एंगल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का एंगल लेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूं। सर करके दिखाओ, तो ऐसे करके दिखाता हूं। देखो कि आपको A और B बोला है, तो A और B को टारगेट कर लो कि भैया ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो माइनस का साइन लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर डिस्टेंस लिखो, कॉस थीटा लिखो। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है क्या, E की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, कितना है 400। डिस्टेंस देखो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है 3,
डिस्टेंस लिख दो 3, एक माइनस का साइन भी चल रहा है। अब आगे क्या लिखना है आपको, कॉस थीटा। एंगल किसके किसके बीच में लेना है, तो मैंने कहा आपको ई और डी के बीच में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दिख रहा है आप लोगों को। और ए बी किस तरफ है आपका, ए से बी, ये भी इस तरफ है। दोनों में एंगल कितना बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है बताओ, 0 डिग्री। तो यहां क्या लिख दोगे आप, कॉस, लेट गिव मी अ टाइम, आप यहां लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है 1। कॉस 0 अगर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार बच्चों, तो ये तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 तिया 12, माइनस का 1200 वोल्ट, माइनस का 1200 वोल्ट। तो यही इसका आंसर है। अच्छा सर 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 बीसी वाला मैं करूंगा सर, आप बस गाइड करो सर, आप लिख दो माइनस ई डी कॉस थीटा, सर ये मैं करूंगा। तो माइनस ई की वैल्यू कितनी लिखूं, सेम 400, ठीक है। डी का वैल्यू कितना लिखूं, डी का वैल्यू डिस्टेंस कितना लिखूं, डिस्टेंस बी से सी कितना हो गया डिस्टेंस, तो बी से सी इस तरफ है, दिख रहा है आपको, ये बीसी है, बीसी डिस्टेंस है 4, डिस्टेंस कितना है, तो 4 लिख दो। सर एंगल तो मैं बताऊंगी सर, कितना एंगल आ रहा है 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, सामने। देखिए अगर आप ठीक से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और आपका बीसी है इस तरफ, तो दोनों में एंगल कितना हो रहा है, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 जो कि 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा। यानी बी और सी में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बी और सी ऊपर नीचे ही तो है, ऊपर नीचे तो किस बात का पोटेंशियल डिफरेंस। सर ए और सी तो मैं करके दिखाऊंगी, पर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी सर, ठीक है। देखो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट 400, डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्टेंस है ए से सी में कितना है 5, कॉस थीटा कितना लिखो, एंगल कौन सा लो, एंगल क्या मुझे एंगल ये लेना चाहिए, ये वाला, क्योंकि देखो एंगल किसके किसके बीच के लेते हैं वो समझना जरूरी है। एंगल लेते किसी किसके बीच में बताओ जल्दी, एंगल लेते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और बीसी किस, एसी किस तरफ है, इस तरफ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा होगा, ये वाला, समझ में आया। तो एंगल कैसे निकालोगे, कॉस थीटा बेस अपॉन, तो बेस कितना है 3, ये 3 क्या है बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, भैया कॉस थीटा निकालना है, ये एंगल तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन, तो बेस है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, रट लेना, इस तरीके से ही करते हैं 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ गया माइनस का 1200 वोल्ट। तो ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना ही है, तो फटाफट नोट कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर। देखो ये क्वेश्चंस ना कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और ये सारे वैसे प्रीवियस ईयर में आ रखा है, इवन ऐसे क्वेश्चन जेई में भी देखने को मिलते हैं, बट बिलीव मी टफ पेपर में आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वर्क डन इन सेपरेटिंग द टू चार्जेस टू इनफाइनाइट। कह रहा है दो चार्जेस है, एक है आपका 2 कूलम का, देखो थोड़ा क्वेश्चन को, एक 2 कूलम का, एक 4 कूलम का चार्ज है। ये जो 4 कूलम था यहां पे, ठीक है 4 कूलम, कह रहा है 2 कूलम और 4 कूलम का चार्ज है, लेकिन हम चाहते हैं इसको तोड़ के इनफाइनाइट पे ले जाना। हम चाहते हैं भाई इसको हम तोड़ दें, डिस्ट्रॉय कर दे। डिस्ट्रॉय करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमने कहा यार जितना इसके पास एनर्जी होगा, जितना इसके पास एनर्जी होगा उतना ही एनर्जी हम लगा देंगे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आए ना कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन सेपरेटिंग, सुन लो, जब भी क्वेश्चन आए फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन सेपरेट करने में, डिस्ट्रॉय करने में, हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ट्राई करो कि आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालो। तो इस क्वेश्चन में भी यही करना है हमें। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं U से, और निकालने का तरीका होता है K Q1 Q2 बाई R। तो हमेशा दो चार्ज लो और उनका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, क्योंकि देखो भाई वो कह रहा है भैया कितनी हमें वर्क करनी पड़ेगी ताकि ये टूट जाए, सेपरेट हो जाए। भैया जितना इसके पास एनर्जी है उतना ही आप लगा दो। तो हम कहेंगे भैया देखो इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा U वर्क, U इज इक्वल टू K Q1
Q2/R। तो हमारा आंसर क्या आएगा, K, Q1 है 2, Q2 है 4 और डिस्टेंस है 1। तो हम बोलेंगे भैया 8K। इस बंदे के पास जो एनर्जी है वो 8K है और आप चाहते हो इसको सेपरेट करना, तो आप भी कितना लगाओ। तो हम बोलेंगे हमारा जो वर्क होगा, वर्क, हमारा जो आंसर आएगा वर्क हम कर देंगे 8K का। कई लोग यहां पर माइनस साइन भी लगाते हैं, पता है क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर इसके पास +8 है तो आपको कितना देना पड़ेगा ताकि आंसर क्या आ जाए, 0। मैं कहता हूं भैया इसका एनर्जी कितना है, +8, आप इसको कितना दे दो, -8। इससे क्या होगा, +8 इसके पास था, आपने दे दिया -8, इसकी एनर्जी क्या हो गई, सिस्टम टूट गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, नीचे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम इसी पे बेस्ड है। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्ट्रॉइंग या सेपरेटिंग टिल इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ चार्ज। ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है इसको हमें इनफाइनाइट तक ले जाना है, तोड़ देना, बर्बाद कर देना है। तो कितना काम करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। हमने कहा भैया देखो इसकी एनर्जी निकाल लो पहले, इसकी कितनी एनर्जी है। तो हमने कहा दोस्त एनर्जी इन दोनों चार्ज के बीच में होगी एक, तो आंसर आएगा K Q1 Q2/L प्लस इन दोनों चार्ज के बीच में होगा एक K Q1 Q2/L प्लस इन दोनों के बीच में होगा एक K Q/L। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, KQ/L कितना आ जाएगा, 3KQ × Q/L। तो ये पता क्या है, ये आया एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि इसके पास इतनी एनर्जी है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे जितना इसके पास इतना ही करना पड़ेगा, तो मेरा वर्क कितना आएगा, KQ/L 3 टाइम्स। कई लोग यहां माइनस यूज करते हैं तो आप भी यूज कर लो। तो भैया हमें माइनस में इतना देना पड़ेगा, अगर उसके पास इतना एनर्जी है तो मुझे इतना देना पड़ेगा, उल्टा देना पड़ेगा, ताकि आंसर क्या आ जाए, 0। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। मैंने देखा, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बिलीव मी। ये बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बहुत बार। और आपकी किस्मत अच्छी रही तो ऐसे टफ क्वेश्चन आपको भी दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन टफ नहीं है पर इसको समझना थोड़ा टफ है। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो आप ऑटोमेटिक क्या बना लोगे, एक डाइपोल। आप एक डाइपोल बना लो कि ये एक डाइपोल है, ये -Q है, ये +Q है। आप ऑटोमेटिक एक डाइपोल बना लो। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर, चलो भाई उसका 4 सेंटीमीटर का लेंथ भी बना दो डाइपोल का। जो बोल रहा है वो करते जाओ, जो इसके मन में आ रहा है वो बोलेगा, आप करते जाओ। कह रहा है कि एक्सिस मेकिंग एंगल 60 डिग्री, जो डाइपोल का एक्सिस है, ये है डाइपोल एक्सिस, मतलब जो डाइपोल की लाइन है, लाइन वो 60 डिग्री बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सबको पता है ये कॉन्सेप्ट। अब कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब कुछ है। अब टॉर्क लगा, टॉर्क कह रहा है जो टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क की वैल्यू है 8√3, ठीक है सर। कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो जब भी आपको टॉर्क दे के मेरे प्यारे बच्चों और पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है, तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि भैया जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, और जो एनर्जी होता है वो होता है -PE cos थीटा। तो टॉर्क और एनर्जी का रिलेशन पूछ रहा है एक प्रकार से ना। तो हम बोलेंगे यार मेरे को तो एनर्जी निकालनी है, तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन ये है कि मेरे को निकालनी है एनर्जी। एनर्जी के लिए मेरे को चाहिए P, मेरे को चाहिए E और मेरे को चाहिए cos थीटा। तो cos हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर मेरे को एनर्जी चाहिए तो मेरे को P और E मिल जाए। अब P और E कहां से मिलेगा भाई, तो P और E निकालने के लिए उसने क्या दिया है आपको, टॉर्क। तो आप बोलोगे भैया मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन है टॉर्क, जो कि होता है कितना, PE sin 60 डिग्री। एंगल तो गिवन ही है। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 8√3। टॉर्क की वैल्यू 8। देखो आपको अगर एनर्जी निकालनी है, क्वेश्चन में एनर्जी निकालनी है, तो आपको P चाहिए, और P निकालने के लिए उसने टॉर्क दिया है। तो टॉर्क है 8√3, 8√3 = P sin 60 होता है √3/2। √3 से √3 का बैंड बच जाएगा, तो P इंटू E कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा हमारा P।
तो P इंटू ई 16 हो गया। अब क्या करोगे आप, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू ई -16 cos 60 होता है 1/2। आंसर कितना आ गया एनर्जी, -8 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जो है वो कितना है, -8 जूल। तो जब भी टॉर्क दिया हो तो टॉर्क के अंदर से P निकाल लो और फिर यूज करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सीन। फटाफट लिखो। तो देखिए ये हमारे पास एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बिलीव मी पर्सनली इस क्वेश्चन को मैं पसंद करता हूं और इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पता है आपको क्या होता है, एंगल 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है एंगल 180 डिग्री। अब क्वेश्चन का ये है कि भैया हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा डाइपोल है 0 डिग्री पे स्टेबल में रखा हुआ है, आप उसको घुमाओ, घुमा के उल्टा कर दो, तो भाई वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो हमसे वर्क डन पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो प्यारे बच्चों वर्क का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है माइनस PE कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं PE। ये हमारा P और E सेम ही रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। वो आपसे P और E की वैल्यू दी नहीं है, निकाल सकते नहीं, तो P और E को छोड़ सेम छोड़ना है। cos θ2 लिखा है, θ2 का मतलब है फाइनल। तो भैया वो स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, तो ये होगा हमारा θ1, ये होगा हमारा θ2। तो हम बोलेंगे cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस P cos 180 का मतलब होता है -1 और cos 0 का मतलब होता है 1। तो ये आंसर पता है कितना आएगा, देखो अंदर हो गया कितना, अंदर हो गया -2, तो -2 माइनस प्लस 2P 2 इंटू P। तो इतना वर्क करना पड़ेगा एक डाइपोल को 0 से लेके 180 पे ले जाने में। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। और हो सकता है कि आपको एग्जाम में दिखाई दे या डायरेक्टली पूछ ले कि स्टेबल के लिए कितना एंगल होता है, अनस्टेबल के लिए कितना होता है। बस आप कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं कि इसके एग्जाम में आने के चांस है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम चांस है स्कूल के एग्जाम्स में आने का और किसी भी एग्जाम के आने का। ये जो क्वेश्चन है ना, ये है फाइंड सी इक्विवेलेंट। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सी नेट निकालना है ए से बी के बीच में। तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को याद कर लो, 1 2 3 4 5। जब भी आपको 5 कैपेसिटर दिखाई दे तो पहला तरीका क्या होगा, आप इन पॉइंट्स को शिफ्ट करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। दिखाऊंगा कैसे। देखो ये जो पॉइंट है आगे जाएगा यहां तक, क्योंकि यहां जाके रुक जाएगा। जैसे ही कोई प्लेट आएगा पॉइंट रुक जाएगा। इस पॉइंट का नाम देंगे हम ए। मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया, इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। पर मैं आपको समझा रहा हूं कैसे क्वेश्चन करना है। ये पॉइंट ए है तो इसको ए को आगे बढ़ा दो, ये ए हो गया और यही ए आगे बढ़ रहा है। और ए कहां पे जाके रुक जाएगा बताओ, जहां पर कोई कैपेसिटर आ जाए। फिर अगर इसको मैंने पॉइंट बी माना है, बी, तो ये पॉइंट मेरा बी हो जाएगा और ये भी पॉइंट मेरा बी हो जाएगा। अब देखिए मैं पॉइंट कहां पर मानता हूं, मैं पॉइंट वहां पे मानता हूं जहां पर वायर के रास्ते बन रहे हो। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां वायर से रास्ते बन रहे। देखो सेम तरीके से ही क्वेश्चन को करना। ये मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। मैं बता दूं तो मैंने अपने लेक्चर्स में एक मेथड पढ़ाया है, पॉइंट मेथड। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। तो जब भी समझ ना आए कौन सीरीज और कौन पैरेलल है, खुद से ही हम क्या करते हैं, चलो मैं खुद से मान लेता हूं। मैंने मान लिया ये मेरा पॉइंट ए है, तो इससे जुड़े हुए सारे ए हो जाएंगे। ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। आगे ए क्यों नहीं गया, क्योंकि प्लेट आ गया। जब भी ये ऐसा कोई प्लेट आ जाए, कोई चीज आ जाए, तो पॉइंट शिफ्ट नहीं होता। तो ये दोनों पॉइंट मेरे ए हो जाएंगे। वैसे अगर ये बी है तो इस पॉइंट को मैं बी बोल दूंगा और इस वाले पॉइंट को भी मैं बी बोल दूंगा। इससे बड़ा आसानी होगा बाद में जब आप सी नेट निकालेंगे। अभी मेथड सीख लो। फिर मैंने कहा यार ये भी एक पॉइंट है, इसको टी मान लेते हैं चलो, क्योंकि यहां से वायर निकल रहा है। तो ये टी हो जाएगा इधर वाला, और ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, टी। और ये बहता बहता यहां पर क्या आ जाएगा, टी। तो पॉइंट आपको मानने हैं और पॉइंट को फ्लो कराना है। फिर मैंने कहा यार ये इसको भी कुछ पॉइंट मान लेते हैं, इससे फायदा क्या होगा बताऊंगा बाद में। मान लो इसको मान लिया आपने एच पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट भी एच हो जाएगा,
इसके बगल का भी H और ये भी घूमते घूमते H हो जाएगा। इससे क्या फायदा होने वाला है मेरा, तो इससे ये फायदा होने वाला है, ये मेरा पॉइंट A था, ये मेरा पॉइंट B था, तो मैं A और B को लिख लूंगा। और जब भी आपके क्वेश्चन में कितने हो, 5 एलिमेंट हो, कितने एलिमेंट हो, तो आप कितने कितने पॉइंट माने, आपने एक पॉइंट माना है A, एक माना है B, एक माना है T और एक माना क्या है H। तो आप क्या करो, T और H को ऐसे लिख दो। जब भी 5 आपको दिखाई दे कैपेसिटर, एक A लिखो, थोड़ा मैं ठीक से लिखता हूं इसको, A ऐसे लिखो, B ऐसे लिखो, और फिर आपके बचे हुए कितने, एक T और एक H बच गया। अब आप गेम खेलना स्टार्ट करो। जब आप गेम खेलना स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि A और T के बीच में एक कैपेसिटर है, तो A और T के बीच में एक कैपेसिटर लगा देना, जिसकी वैल्यू लिख देना C है, C फॉर द कैपेसिटर। फिर आप देखोगे आगे जाओगे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि T और H के बीच में एक है, दिख रहा है, तो T और H के बीच में एक बना दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये रहा, देखो H और B के बीच में एक है, तो H और B के बीच में एक बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां देखो आपको दिखाई देगा ये पॉइंट कितना है T, और ये पॉइंट क्या है B। यहां C कोई पॉइंट नहीं है, C फॉर कैपेसिटर है, पता आप लोगों को, C कोई पॉइंट नहीं, पॉइंट कितने, सिर्फ A B H2। अगली बार क्या है, B और C के बीच में एक है, तो नहीं, B और T के बीच में ये रहा, और एक और होगा हमारे पास, ये रहा ऊपर किसके किसके बीच में बताओ, A और H के बीच में, A और H के बीच में कैपेसिटर है। तो प्यारे बच्चों पता है इसको क्या बोलते हैं, अब देखो पता है क्या हो गया, यहां पर इन सब, इसकी वैल्यू C है, इसकी भी C है, बाई चांस इसकी भी C है, इसकी भी C है। तो जब भी आपको, ये आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि जब भी आपको ऐसा दिखाई दे 5 रजिस्टर जिसमें इसका और इसका वैल्यू रेशियो C/C, देखो कितना आ रहा है, C/C, इन दोनों का रेशियो, और इन दोनों का रेशियो क्या है, C/C। जब भी रेशियो बराबर होता है, बीच वाले को हम गायब कर देते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये चैप्टर 3 में पढ़ोगे आप लोग, मैं तो यहां पर क्वेश्चन ले लिया है। तो मतलब बीच वाले को कुल मिला के गायब करना होता है, यानी जब भी आपको 5 वाला क्वेश्चन दिखाई देना, तो इस बीच वाले को आप गायब कर सकते हो यहां से, ठीक है, मेरी बात समझे, तो बीच वाले को हम गायब कर देंगे। अब बीच वाला गायब होने से क्या दिखेगा कि ऊपर के दोनों किसमें है, सीरीज, तो आप बोल दोगे भैया ऊपर दोनों सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो कैपेसिटर के लिए सीरीज का फॉर्मूला देखिए, कैपेसिटर में ना सीरीज का होता है 1/C नेट करके, 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, कैपेसिटर में ऐसे होता है, तो जाएगा 2/C, पर ये हमने 1/C नेट निकाला है, तो आंसर क्या आएगा हमारा बताओ, जब हम C नेट निकालेंगे तो ये 2/C की जगह पर क्या हो जाएगा, C/2, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे भैया ऊपर है हमारे पास, ये दोनों सीरीज में थे, तो इन दोनों की जगह पर क्या आ गया बताओ, C/2, तो ऊपर C/2, और ये नीचे भी क्या बन जाएगा बताओ, सीरीज है तो C/2 नीचे भी बन जाएगा, तो ये दोनों हो गए C/2 में। अगर हमारा ऊपर भी C/2 नीचे भी C/2 और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो आप ऐड करोगे तो पता है क्या आंसर आएगा। पैरेलल में पता क्या होता है, पैरेलल में अगर कैपेसिटर का पैरेलल हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को हम सीधा ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C/2, ये पैरेलल है, पैरेलल प्लस C/2, तो आंसर आ गया C, आधा आधा एक हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है जब भी, अच्छा जिनको याद नहीं याद दिला दूं, सीरीज में 1/C नेट से निकालते हैं और पैरेलल में सिंपल ऐड करते हैं। पैरेलल में सिंपल एडिशन होता है, रेजिस्टेंस वाला मत सोचना, ये अलग होता है। तो देखो हमने कितना मुश्किल क्वेश्चन था पर हमने इसको इजीली से निकाल दिया। हमने कहा भैया कैसे आंसर निकालेंगे, तो एंड तक हमें सॉल्व करना था C नेट, इन सबकी जगह पर हमें सॉल्व करना था। तो पहले हमने नॉर्मल डायग्राम बनाया, बीच वाले को गायब किया, बोला ऊपर के क्या है दोनों सीरीज, नीचे के दोनों क्या है, फिर सीरीज को सॉल्व कर लिया तो C/2 आया, नीचे के सीरीज को सॉल्व किया तो C/2 आया, फिर दोनों किसमें पैरेलल, तो फिर पैरेलल को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, C। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता क्या निकल के आया, C। तो इस क्वेश्चन का जो C नेट है, तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का जो C नेट है, C इक्विवेलेंट है, इन सबके बराबर जो है वो C के बराबर ही आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैंने बीच वाला क्यों गायब किया, एक कॉन्सेप्ट है, जब यहां का रेशियो
यहाँ के रेशियो के बराबर हो तो हम बैलेंस कंडीशन में बीच वाले को गायब कर देते हैं। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। सब प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीस आर द टॉप क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इंसान का दिमाग खराब हो जाए। ये एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, मैं सेम बोलूं तो एनसीईआरटी का ही है। एंड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। पहले तो इस जो भी कॉम्बिनेशन इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो हमें साफ दिख रहा है कि ये तीनों सीरीज में एक ही लाइन से है ना। जब एक ही लाइन से कनेक्टेड हो तो इसको बोलते हैं सीरीज। ये तीनों सीरीज में है। कैसे बताऊं? क्योंकि देखो सीरीज की पहचान क्या होती है। मान लो हमने एक इसके अंदर करंट भेज दिया, मैंने कहा भाई 4 का करंट गया इसके अंदर, तो वही 4 का करंट इसमें जाएगा, वही करंट आगे जाएगा और वही करंट आगे। वैसे करंट तो नहीं भेजते हैं। मान लो हमने यहां से कोई पानी फेंका, पानी, और एक पाइप है, तो वही पानी इसमें जाएगा, सेम पानी बहता हुआ इसमें जाएगा, सेम पानी बहता हुआ। तो जब भी पानी सेम बह रहा है तो हम कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? तो सीरीज की पहचान क्या है? आप कहीं पर खड़े हो जाओ, जैसे यहां पर ये कोना है, कोना, तो कोने से थोड़ा ऊपर में खड़ा हो गया, मुझे इन तीनों को देखना है, इसको और इसको देखना है। तो इन तीनों में से सबसे इसके पीछे में खड़ा हो गया और खड़े होकर मैं देख रहा हूं। जैसे पानी फेंकूंगा पानी तीनों में सेम जाएगा। अगर सेम पानी फ्लो होगा तो हम कहेंगे तीनों सीरीज में है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर के तीनों सीरीज में। तो अब ऊपर का तीनों सीरीज में है तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हम एक डायग्राम बनाएंगे, हम कहेंगे भैया ये 10, ये 10 और ये 10 तीनों सीरीज में। तो अगर सीरीज में है तो हम कहेंगे भैया 1/c नेट। क्या होगा बताओ? वो 1/10, 1/10, 1/10, 3/10, 10/3, 10/3। तो हम कहेंगे भैया यहां पर जो सी नेट आएगा 10/3। पर ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। हम डायग्राम बना के हम बोल देंगे भैया देखो बात ऐसी है, ऊपर तीनों को मिला गया। अभी डायग्राम छोटा हो जाएगा हमारा। ये 500 वोल्ट की बैटरी है और ऊपर कितना हो चुका है? 10/3। ऊपर हमने तीनों की जगह पर क्या लगा दिया? 10/3। और नीचे क्या है? एक 10। अब हम कहेंगे भैया देखो ऊपर और नीचे दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। अगर पैरेलल है तो हम क्या कर देंगे? सिंपल एडिशन। पैरेलल में हमेशा सिंपल एडिशन होता है। फिर हम कहेंगे भैया देखो ये दोनों पैरेलल है तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा 10/3 + 10। पैरेलल में सिंपल ऐड करते हैं तो हो जाएगा 40/3। करके देख लो, 10/3 + 10 एलसीएम लेके आ जाएगा 40/3। तो हम कहेंगे भैया देखो जो नेट कैपेसिटेंस निकला, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना निकला? सी नेट निकला हमारा 40/3 माइक्रोफैराड, क्योंकि सारे आंसर माइक्रोफैराड में लिखना है हमें। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों का क्या है? द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कह रहा भैया इस पे चार्ज बताइए, इस पे चार्ज बताइए, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बैटरी ने कितना चार्ज भेजा वो पता लगाओ। तो आप निकालेंगे क्यू नेट। क्या निकालेंगे? नेट चार्ज। तो नेट चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = C नेट V नेट। अगर आप चाहते हो कि पता लग जाए कि बैटरी के अंदर से कितना चार्ज निकल रहा है, अगर आप चाहते हो पता लग जाए बैटरी से अंदर कितना चार्ज निकल रहा है, तो चार्ज नेट C नेट × V नेट, Q = CV ये फॉर्मूला होता है। तो हमने कहा भैया Q नेट निकाल लेते हैं। C नेट कितना निकाला हमने? 40/3 माइक्रोफैराड। और वोल्टेज कितना है? नेट वोल्टेज कितना है? 500। तो आंसर पता है कितना आ गया? 5 × 20, 2000/3 माइक्रो कूलम। क्योंकि देखो चार्ज है तो यूनिट होगी कूलम और यहां माइक्रो चल ही रहा है। तो हम ये निकाल चुके हैं। देखो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का तरीका यही होता है कि पहले आप ये निकाल लो कि बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि बैटरी से इतना चार्ज निकल रहा है, यानी बैटरी से चार्ज निकल रहा है। अब हो क्या रहा है? बैटरी से जो चार्ज है कुछ इधर जाएगा और कुछ इन सब में जाएगा। समझे? जो भी चार्ज है ये नेट जो बैटरी से निकला, कुछ हिस्सा इसमें जाएगा और कुछ हिस्सा ऊपर इन सब में जाएगा। तो हमने कहा भैया अब इसका चार्ज निकाल लो, इसमें कितना गया। तो अगर इसका चार्ज निकालना है तो यही निकाल सकते हो। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q = C × V। तो इसका C कितना है? 10 है ना, और इसका V कितना है? V। तो इसका वोल्टेज बता दूं मैं आपको, ये वाला पार्ट बैटरी के साथ पैरेलल में है। 10 जो है बैटरी से पैरेलल में है
और जब भी कोई बैटरी से पैरेलल में होता है उसका वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो हम कहेंगे भैया तेरा कैपेसिटेंस 10 है और तेरा वोल्टेज 500 होगा, तो हमें मिल गया 5000। क्या मिल गया हमें? तो 5000 माइक्रो कूलम। तो हम अब बात को समझाते हैं आपको, देखिए सही है ये? हाँ ठीक है। तो हमने कहा कि बैटरी से कितना चार्ज निकला। देखो टफ क्वेश्चन तो है भाई, पर सीखना पड़ेगा आपको मेरा तरीका। हम कहेंगे भैया बैटरी से जो चार्ज निकला, बैटरी से कितना चार्ज निकला बताओ? बैटरी से चार्ज निकला कितना? 2000/3। और इसमें कितना जा रहा है बताओ? ये कितना खा रहा है ये बंदा चार्ज खा रहा है कितना? 5000। तो बैटरी से निकला इतना, इस बंदे ने इतना खाया, तो बचा हुआ इन सब में फ्लो होगा। तो इन सब में कितना फ्लो होगा? तो हम कहेंगे भैया यहां से है 2000, यहां से है 2000/3। कितना जा रहा है ये? 2000/3 जो बैटरी ने निकाला है। इसने कितना खा लिया? 5000। तो माइनस कर दो 5000। तो 2003 यहां से निकला, माइनस हो गया इसमें, तो बचा हुआ इन सब में फ्लो होगा। तो हम बोलेंगे भैया देखो हमारा आंसर कैसे आएगा। हम कहेंगे भैया चार्ज ऑन ईच, तो हम बोलेंगे नाम कर देते हैं कुछ नाम। हमने इसका नाम रख दिया फर्स्ट, इसका रख दिया सेकंड, इससे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ नाम रख देते ना ABC, इसका A, इसका B, इसका C, इसका D। तो हम कहेंगे देखो भैया A में जो चार्ज होगा, A का चार्ज हमने कितना निकाला था? A का 5000। तो A का चार्ज होगा 5000 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्वेश्चन डन। सर बताओ B में, C में, D में कितना चार्ज जाएगा? तो भैया देखो बैटरी ने पैदा किया था 2000, याद है आप लोगों को? 2000/3। बैटरी ने 2000/3 पैदा किया, इसने कितना खा लिया? 5000। तो बचा हुआ ही तो जाएगा ऊपर। तो 2003 में से जो बच जाएगा 5000 माइनस करके 5000 माइक्रो कूलम माइनस कर देंगे, तो हमारा वही चार्ज B, C, D में फ्लो होगा। तो B में, C में, D में सब में सेम चार्ज ही फ्लो होगा। सेम नहीं समझे मेरी बात को? B में, C में, D में सब में क्या होगा? सेम चार्ज फ्लो होगा, बहता हुआ सब में सेम बहेगा। और उसका आंसर कितना आएगा बताओ? 2000। तो ये हो जाएगा 5 या 15, कितना आ रहा है? 5 या 15 जो भी आ रहा है, माइनस कर लेना एलसीएम लेके। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? अरे आगो ना आगो। अच्छा मैंने यहां गलती करी है, देखो 5 चौक 20, एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा ना यहाँ पे, 5 चौक। हाँ तो यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो माइनस कर लेना, ये हो जाएगा आपका 5000/3 माइक्रो कूलम। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को खास करके ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा तो ऐसे ही करना है। जब भी चार्ज निकालने का क्या करोगे? सबसे पहले बैटरी ने कितना पैदा किया वो निकालोगे, फिर पहले वाले बंदे ने कितना खाया वो निकालोगे, और बचा हुआ उन सबको मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो, शानदार क्वेश्चन। सो दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है ना, पिछली बार हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और अभी हम क्वेश्चंस के आए हैं। तो सॉल्यूशन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट ऑफ 2 कैपेसिटर इन सीरीज। कह रहे 2 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है, डायग्राम बना लेंगे, और ये दोनों है सीरीज में। सॉरी सॉरी सॉरी, हम आज सुबह सुबह क्या खा लिए हैं। ठीक है, तो ये 2 कैपेसिटर सीरीज में है और उनका जो इक्विवेलेंट है वो 15 माइक्रोफेरेड, यानी जो 2 कैपेसिटेंस है सीरीज में और उनका सी नेट कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफेराड। कह रहा है वन ऑफ देम इज 10। कह रहा है इन दोनों में से एक जो है 10 माइक्रोफेराड का है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अदर, इसका कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे भाई अगर सीरीज में है तो कैपेसिटर के लिए सीरीज में क्या होता है? 1/C नेट, जो कि आप बोलोगे 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C नेट कितना है? 15। 1/C1, C1 के लिए कितनी है? 10। और मुझे दूसरे का निकालना है तो उसको C मान लिया है हमने, हमें ये निकालना है। तो कुछ मत करो, 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/C। इस 1/10 को इधर ले आए तो यहां से क्या होगा? देखो एलसीएम लोगे तो 10 माइनस 15 भाई कितना आ गया बताओ? हाँ 150।
ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही निकल रहा है, देखते हैं सही कह रहे हो। -5/150 1/c पास किया 1/30, सही है सही है सही है सही है। 1/c इजिकल टू -1/30, ठीक है। तो बाई चांस ऐसा आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, c कितना हो जाएगा -30। तो हमारा आंसर हम लिख देंगे, सही हो या गलत हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही आंसर आएगा। ठीक है, मेरी बात समझे। तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, -30 माइक्रोफैराड। देखो ऐसा इसलिए है ना, ऐसा इसलिए है कि इस क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसे ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन में वैल्यूज अच्छी आएगी तो आंसर भी सही आएगा। तो तरीका मैं सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको सी नेट दिया हो, इक्विवेलेंट दिया हो, उसने इक्विवेलेंट दिया है 15 और एक का दिया है 10 और अदर 1 पूछा है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अदर 1। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे आते ही है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। दे आर वेरी फेमस क्वेश्चन, को करने का तरीका सीखना। बोला यहां पर एक कैपेसिटेंस है, अब इस कैपेसिटेंस का, अब देखिए ये नॉर्मल कैपेसिटेंस है, नॉर्मल कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल कैपेसिटर। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, ये नॉर्मल कैपेसिटर है। तो इस नॉर्मल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। लेकिन अब क्या बोला है कि भैया हमने इसको ऐसे डिवाइड किया, ऊपर भर दिया K1, नीचे भर दिया K2। K1 K2 इज बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो हमने कुछ मटेरियल्स भर दिया इसके अंदर, हमने कुछ मटेरियल्स भर दिया इसके अंदर, ऊपर नीचे मटेरियल्स भर दिया। तो अब बोल रहा है भैया अब कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी एक कैपेसिटर, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कैपेसिटर्स हो, इनके बीच में वैक्यूम हो और एक कैपेसिटर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम डी कहते हैं। और जो एरिया होता है, एरिया ऑफ प्लेट को हम ए कहते हैं। तो यहाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लो। अगर आपसे कहे कि भैया कैपेसिटर तो है, पर उस कैपेसिटर में मैंने मीडियम को ऐसे भरा है, ऐसे भरा है कि जो एरिया है, एरिया वो डिवाइड हो रहा है। देखो ढंग से देखो, हमने कैपेसिटर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। कैसे, ये जो प्लेट था, प्लेट के एरिया को 20 से हमने डिवाइड कर दिया है। ऐसे डिवाइड कर दिया कि ऊपर K1 है और नीचे K2 है, दोनों में मीडियम भर दिया, मीडियम। तो ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक अब ध्यान रखना। ट्रिक है AP, ए का मतलब है एरिया डिवाइड। जब भी आपका एरिया डिवाइड हो तो आपको कैपेसिटेंस को मानना है पैरेलल में, 2 कैपेसिटर आपको पैरेलल में मानना है। यानी ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि हम ये मानेंगे कि भैया यहां पर एक कैपेसिटर नहीं है, 2 कैपेसिटर है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि मीडियम डाला गया यहां पर, मतलब हम कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ऊपर है, एक कैपेसिटर नीचे है। तो हमने कहा ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देंगे ऐसे में। हमेशा क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करो कि भैया एक कैपेसिटर ऊपर है और दूसरा कैपेसिटर नीचे है। अब चेंज क्या हुआ है, चेंज, पहले पूरा एरिया ए था, अब एरिया कितना हो गया, A/2। तो यहां पर एरिया हो जाएगा A/2, इसका भी एरिया हो गया A/2। इसके अंदर जो मीडियम भरा हुआ है वो मीडियम है K1 और इसके अंदर जो मीडियम भरा हुआ है K2 है। अब हमें करना कुछ नहीं होता, हमें ये मानना होता है कि 2 कैपेसिटेंस पैरेलल में है, ठीक है। अगर अब काम की बात, अब हम क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट समझ गए। अब एक क्वेश्चन कैसा लिखा आएगा कि ऊपर K1 भरा हुआ है, ऊपर K1 भरा है, ऊपर नीचे K2 भरा है। फाइंड सी नेट, नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हमने क्या बोला कि सर ने अभी हमें सिखाया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सॉल्यूशन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर है और वो भी क्या है, पैरेलल। तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरा 2 कैपेसिटर है, तो इसकी वैल्यू को क्या मान लोगे, C1, इसकी वैल्यू क्या मान लोगे, C2। और पैरेलल में सी नेट कैसे निकालते हैं, पैरेलल में सी नेट निकालते हैं डायरेक्टली ऐड करके, C1 प्लस C2। अब आपको C1 निकालना है, C2 निकालना है, ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो हमारा पहला कैपेसिटर है ये वाला हमारा पहला कैपेसिटर है, ये वाला जो ऊपर वाला है, ये हमारा पहला कैपेसिटर है। तो C1 कैसे लिखोगे, आप लिखोगे C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D। अब K1 क्यों आया, जब भी कोई मीडियम होता है ना, जैसे इसमें मीडियम कौन सा है, इसके अंदर मीडियम हमारा K1 है, K1 इसके अंदर हमारा जो मीडियम है वो K1 है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या, ये इसका ये पता क्या होता है, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फॉर्मूला यही होता है। लेकिन यहां पर एक गलती कर रहे हैं हम, पहला कैपेसिटर हमारा छोटा हो चुका है,
तो एरिया हो जाएगा A/2। एरिया क्या लिखना है? A/2। वैसे अब निकालेंगे हम इस वाले का कैपेसिटेंस, जो हमारा दूसरा कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर। अब ये वाला कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे भैया इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको C2 माना है, वो होगा A/0 K2 बाई डिस्टेंस, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा? A/2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल है, जब हम आंसर निकालेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये देखो A/0 K1/2D, A/0 K1/2D प्लस A/0 K2/2D, इन दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से आपका सी नेट आ जाएगा। कितना आएगा? कॉमन ले लो, A/0/2D कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2। एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चन। ये अमेजिंग क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ना, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी ऐसे डिवीजन हो तो आप मानोगे दो कैपेसिटर किसमें? पैरेलल में। और ये ट्रिक आप जीवन भर याद रखना, बहुत काम आएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए, ये टॉप क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अब अगला मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूं। देखिए मान लीजिए कैपेसिटर है वैक्यूम के साथ, तो आंसर होता है A/0/D। लेकिन अगर ऐसे कोई मीडियम भर दे इसके अंदर, मीडियम को कैसे भरा जा रहा है? ऐसे K1 K2। इस बार मीडियम ने किसको डिवाइड किया? ठीक से देखो, मीडियम ने डिस्टेंस को डिवाइड किया है। जब आप मीडियम डालोगे तो जो मीडियम है वो डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है, डिस्टेंस को। पहले वो एरिया को डिवाइड कर रहा था। तो आप यहां पर क्या मानते हो? आप यहां पर मानते हो कि ये जो दो कैपेसिटर्स है कैसे दिख रहे हैं? बताओ। सीरीज। देखो यहां पर ये ऐसे कन्वर्ट होगा कि एक है कैपेसिटर K1 वाला और एक कैपेसिटर कौन सा वाला है? K2 वाला। K2 वाला है, और दोनों किस में कनेक्टेड है? बताओ। सीरीज में। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस डिवाइड हो, याद कर लो, डीसी नाम की होती है ना कंपनी जो फैंटेसी मूवी बनाती है, एक होता है डीसी, मार्वल, ऐसे कुछ होता है ना। डीसी याद कर लो, जब भी डी डिवाइड हो C4 सीरीज, S4 सीरीज होता है, बट सी मान लो, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो डीसी मतलब डी डिवाइड हो तो सीरीज। अब दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो इसकी कैपेसिटेंस का बोलेंगे हम C1, इसके कैपेसिटेंस क्या बोलेंगे हम? C2। और C1 का फॉर्मूला क्या होगा? A/0 K1 बाई डिस्टेंस D/2। समझा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D/2। इसे क्या लिखोगे? A/0 K2, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D/2। अब इन दोनों को सीरीज वाला सॉल्व करना है आपको। अब मान लो आपको इसका सी नेट निकालना है। क्वेश्चन में है कि भैया सी नेट बताओ, तो सीरीज में क्या होता है? 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब प्रॉब्लम ये है कि C1 बड़ा अजीब सा दिख रहा है आपको, और C2 भी अजीब सा है। तो एक तरीका है, इस वाले को x मान लेंगे, तो ये बन जाएगा XK1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? XK2। इससे फायदा ये है कि सॉल्व करते वक्त हमें तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, वरना पूरा उठा के डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर हम क्या लिख देंगे? 1/C नेट इक्वल टू में 1/XK1, और यहां पर 1/XK2। और मेरे प्यारे बच्चे यहां से पता क्या होगा? यहां से आप सॉल्व करोगे तो 1/C नेट 1/XK2 प्लस K1 इंटू K2। मैंने कुछ नहीं किया, ये x जो है मेरे प्यारे बच्चे, इस x को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और बाकी फिर मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया। मतलब ये x कॉमन है ना दोनों में, तो 1/x को बाहर ले लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसे मैंने, तो K2 K1 इंटू K2। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? K2 वहां जाएगा, K1 यहाँ जाएगा, और बाकी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब यार ये तो आना चाहिए आपको, मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए। तो यहां से आपका, अब इसको पलट दो, तो पलट देंगे तो सी नेट आ जाएगा। पलट रहा हूं ना, 1/C है, तो हो जाएगा x K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K1, और जो x की वैल्यू थी उसको पुट कर देंगे दोबारा। तो बताओ आपने x की वैल्यू क्या मानी थी? ये मानी थी A/0 D/2। तो x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, और बगल में क्या है? K1 इंटू K2 प्लस K1, एक ही बात है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी, मतलब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं मैं, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक जिसमें एरिया डिवाइड होगा, एक जिसमें डिस्टेंस डिवाइड होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, ये वाला भी करा दिया। अब इसे नोट कर लो अच्छे से। सब यारे बच्चों, अगला टॉपर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये, अब इस क्वेश्चन से और मजा आएगा। क्वेश्चन है
दो कैपेसिटेंस दिए हुए ऐसे, थोड़ा ठीक से समझना। क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पर के डाला गया, के डाइलेक्ट्रिक है के, और यहां पर है K1 K2। बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन के, फाइंड द रिलेशन बिटवीन के K2 एंड के K1 एंड K2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन के K1 K2 इफ बोथ सिस्टम हैव इक्वल कैपेसिटेंस। ये इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बोला है कि इसका कैपेसिटेंस जो होगा, जो कि हम C मान लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट पूरे में K भरा हुआ है, K बाई D, पूरे में मीडियम है ना, इस बार तो पूरे में मीडियम है तो ये लिख दिया। अब इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो साफ दिख रहा है कि एरिया डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये दो पैरेलल में है, तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? सी नेट, सिंपल, C1 प्लस C2। और इसका आंसर हम पीछे निकाल चुके हैं, अगर आप चेक करोगे तो हमने सेम क्वेश्चन पीछे किया था, और पीछे करने के बाद आंसर पता क्या आया था? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ पे 2 और K1 प्लस K2, ये तो आया था, ये आया था ना। क्योंकि जब हम दो को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। अब बोला उसने कि इन दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है। अब दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल होने का क्या मतलब है कि भाई अगर ये C है तो ये भी क्या होगा? C, मतलब दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल, यानी दोनों के आंसर इक्वल होंगे। तो हम इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से इक्वेट कर देंगे, बोलेंगे भाई दोनों की C वैल्यू सेम है, तो आंसर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट K बाई डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट 2D, और यहाँ पर K1 प्लस K2। तो ए एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो K आ गया K1 प्लस K2 बाई डी। तो यही रिलेशन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 K2। तो रिलेशन क्या है? K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई, सॉरी 2 आएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, 2 डी से कट चुका है ना 2। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन आ गया 2K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। सिंपल। ये बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, एकदम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है ये। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना, इस चैप्टर को समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो जैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब जितने भी मस्त मस्त क्वेश्चन है वो बताऊंगा, और चैप्टर बढ़िया रिवाइज हो जाएगा पूरा बढ़िया से डिटेल में। पहला एक फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला होता है V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और V का एक और फॉर्मूला होता है, एक तो ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, और ये जो है ना फॉर्मूला, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इसको आप ऐसा बोल सकते हो, फाइनल पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सारी बात को समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए पोटेंशियल का एक तो ये फॉर्मूला होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कोई चार्ज है प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी है, आपको आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। यानी किसी एक चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, और पोटेंशियल का ये भी एक फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल की, और ये एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, और इसका मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर वर्क होता है, और क्यू नॉट होता है जो मूव करता है, मूविंग चार्ज जो मूव करता है उसको बोलते हैं हम क्यू नॉट। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम दो अलग अलग क्वेश्चन में लगाते हैं। देखिए पहला आपको समझना पड़ेगा, पहला क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई फाइंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम अ 5 माइक्रोकूलम। कह रहा है कहीं पर 5 माइक्रोकूलम है, उससे 2 मीटर की दूरी पे आप पोटेंशियल निकाल के दिखाओ। तो मैंने कहा यार ठीक है, सर ने कहा था पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के, चार्ज की वैल्यू है 5, और यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, बाई डिस्टेंस कितना लूँ 2, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, इसका आंसर आ गया। भाई बस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम सिंपल थोड़ा सा क्वेश्चन लिया है, पर ये एग्जाम में आता है। अब ये वाला क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। अब ये वाले क्वेश्चन की बात है जो आपको समझ में नहीं आएगा या मुश्किल पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहे हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को ए से बी लेके आना है।
अब ए से बी लेके आओगे तो वर्क करना पड़ेगा भाई। तो वर्क कैसे निकाले? तो बड़ा सिंपल है, वर्क निकालने का फॉर्मूला ये रहा। वर्क निकालना है तो कुछ मत करो, अगर आपको वर्क निकालना है तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? क्यू नॉट से। फॉर्मूला कैसे बनेगा वर्क का मुझे बताओ? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल इंटू में क्यू नॉट, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इंटू में क्यू नॉट। यानी कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, फाइनल पॉइंट के इनिशियल को मूविंग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, मूविंग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। अब आपको बी तक का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो बी पर पोटेंशियल लगाएगा कौन? देखो ये वाला बंदा तो मूव कर रहा है, 1 कूलम मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल लगाएगा 10 वाला। तो हम बोलेंगे भाई 10 वाला बंदा बी पर पोटेंशियल लगाएगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई डिस्टेंस। तो के चार्ज की वैल्यू कितनी है? 10, और डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का? 1। तो ये फाइनल पॉइंट, इसकी वजह से यहां तक का पोटेंशियल आ गया। अब माइनस कर देंगे के इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कौन है बताओ? ए। देखो हम ए से बी लेके जा रहे हैं ना, तो फाइनल का पोटेंशियल 10 की वजह से यहां का पोटेंशियल निकाल लिया हमने। कैसे निकाला? के 10 बाई डिस्टेंस है 1। अब इसकी वजह से यहां निकालेंगे ए पर, ए मतलब इनिशियल, तो के 10 बाई डिस्टेंस कितना हो गया? 3। तो ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल 10 की वजह से माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 10 की वजह से, और मल्टीप्लाई किसे करना है? क्यू नॉट, मतलब मूविंग चार्ज। मूव कौन कर रहा है? 1 कूलम। तो लो भाई तुम्हारा वर्क आ गया। यानी जब भी क्वेश्चन में आपको वर्क निकालने को दे, आपको फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इनटू में मूविंग चार्ज। अच्छा ये वर्क कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं। वर्क डन बाय मी, मैंने किया है, आपने किया है। एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट, ये वर्क मैंने किया है। तो मैंने वर्क कितना किया है देखो, तो ये हो गया आपका 10K माइनस 10K बाई 3, तो ये जगह 20K बाई 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अरे 30 माइनस 10 बाई 3, 20K बाई 3 जूल। अब तुम बोलोगे सर ये K क्या है? K तो K तो आपको पता है कांस्टेंट है, तो ये जगह 20/3 9 इंटू 10 की पावर 9 K की वैल्यू जूल। तो बेटा जब भी आपको वर्क निकालना हो बाई एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब मैं कितना वर्क कर रहा हूं, तो आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आगे तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जब भी कोई इस चैप्टर को पढ़ेगा तो पहले पढ़ेगा पोटेंशियल ये वाला फॉर्मूला और पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला, तो हमने लगाना सीख लिया। फिर वो पढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। अब हमें वो हो गया वर्क अपॉन में चार्ज, और वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू में मूविंग चार्ज। और फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल हम निकाल लेंगे भाई किसी चार्ज की वजह से। 1 कूलम मूव कर रहा है, 10 की वजह से बी पर निकाल लेंगे, 10 की वजह से ए पे निकाल लेंगे, और बस सारा काम हो जाएगा। तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हम करेंगे आगे, लिख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस। देखो सुनो, क्वेश्चन लिखा है कि 100 जूल का वर्क करना पड़ता है। तो आपको पता है कि ऐसे सिंपल ध्यान रखना है कि भाई एक पॉइंट कोई ए मान लो, एक पॉइंट कोई बी मान लो। अब वो कह रहा है कि 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, कि ए से बी मान लो लाने के लिए 100 जूल वर्क करना पड़ता है। तो लिखा है 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज 4 कूलम। तो जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट मूविंग चार्ज है 4 कूलम, जो मूव कर रहा है 4 कूलम। तो 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा 4 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है, वेयर पोटेंशियल इज माइनस 10 वोल्ट। कह रहा है कि देखो पढ़ो, ठीक से पढ़ो, 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग ए इलेक्ट्रिक चार्ज 4 कूलम, 4 कूलम को फ्रॉम अ प्लेस, एक प्लेस से, वेयर पोटेंशियल इज माइनस 10 वोल्ट। बोला यहां का पोटेंशियल है माइनस 10 वोल्ट। ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल है? इनिशियल। तो आपको बोला है कि भाई जो इनिशियल पोटेंशियल है वी इनिशियल, वो माइनस का 10 है, और हमें टू अनदर प्लेस, हमें अनदर प्लेस पे लेके जाना है, मतलब बी पर लेके जाना है। बी मतलब फाइनल पॉइंट पे लेके जाना है। अब वही पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ अदर प्लेस।
यानी फाइनल पोटेंशियल निकालो। तुम क्या बोलोगे, सर ने हमें सिखाया था, क्या सिखाया सर ने? सर ने कहा था कि भाई जब भी वर्क निकालना हो, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू में मूविंग चार्ज। अब हमें इस बार सब कुछ दिया हुआ है, फाइनल पोटेंशियल निकालना है, तो वर्क की वैल्यू 100 है, फाइनल पोटेंशियल निकालना है, इनिशियल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है -10, तो यहाँ -10 लिखोगे, ठीक है। एक माइनस तो है ही, पर ये वैल्यू -10 है, और Q0 की वैल्यू कितनी है 4, तो देखो 4 से तो ये 25 में कट जाएगा, तो 25 इजिकल टू कितना आ गया, V फाइनल माइनस माइनस 10 प्लस, तो यहाँ से V फाइनल कितना आ जाएगा बताओ 15। तो यही इसका आंसर है कि भैया 15 वोल्ट होगा फाइनल पोटेंशियल। यही क्वेश्चन पूछा है इसने कि एक पोटेंशियल, एक पॉइंट की पोटेंशियल बताओ, पता है दूसरे का बताओ। तो बहुत सिंपल है, धीरे धीरे हम और प्रोग्रेस करेंगे और चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। नोट कर लो जो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वेरी फेमस क्वेश्चन। लिखा है एक अरेंजमेंट दे रखा है, यहाँ पर इतने कूलम का चार्ज है, यहाँ पर इतने कूलम का चार्ज है, कह रहे फाइंड द पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों के बीच में वेयर पोटेंशियल इज जीरो, जहां पोटेंशियल जीरो हो। तो भाई साफ बात पता है कि एक प्लस और एक माइनस है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो पोटेंशियल जीरो तो होगा ही होगा। कहाँ होगा ये नहीं पता, इनके बीच में डिस्टेंस है 0.15, तो हम बोलेंगे मान लो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो इस डिस्टेंस को आप x मान लिया करो खुद से, ठीक है। जब इसको x मान लोगे तो ये बचेगा कितना, बचा हुआ 0.15 माइनस एक्स, और हमने ये माना है कि यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो हम कहेंगे यहाँ पोटेंशियल जीरो कब होगा, जितना प्लस वाला लगाए मतलब प्लस और माइनस को जोड़ के आंसर जीरो आएगा। आप बोलोगे देखो भैया V1 प्लस V2 जीरो, जितना प्लस की वजह से हो और जितना माइनस की वजह से हो इस पॉइंट पर दोनों को जोड़ के जीरो कर देंगे, नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है कि इसकी वजह से और इसकी वजह से जोड़ के आंसर क्या हो जाए जीरो। अब V1 प्लस V2 जीरो होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो K चार्ज कितना है 3 × 10 की पावर -8 और डिस्टेंस कितना है x, प्लस K चार्ज कितना है -2 × 10 की पावर -8, डिस्टेंस कितना है 0.15 माइनस एक्स, और ये आंसर क्या आएगा जीरो। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 10 की पावर -8, यहाँ पर K है, नीचे हो गया आपका x इक्वल टू में ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 × 10 की पावर -8 इंटू में K तो चल ही रहा है, ये K को मैंने बस आगे लिख दिया है, और ये हो जाएगा 0.15 माइनस एक्स। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने जीरो के उस तरफ ले गया था कि ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाए। अब क्या होगा, K से K कट जाएगा, पावर भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर चला जाएगा, 3 × 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू 2 × x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 15 × 45 यानी 0.45 माइनस 3x इक्वल टू 2x, तो 0.45 इज इक्वल टू 5x, तो x कितना आ गया 0.45/5 यानी कि 9/100, यानी आंसर आ गया 0.09, तो x की वैल्यू हो गई 0.09। समझे मेरी बात को, ये कैलकुलेशन मैंने करी और सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना होता है, जब भी आपसे बोले पोटेंशियल जीरो है तो इस बंदे का और उस बंदे का पोटेंशियल ऐड करके जीरो के बराबर रख दो, और x खुद से मान लेना, ये x होगा इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसका होगा 0.15 माइनस एक्स, पूरा इतना था ना, तो वेरी इजी, नोट कर लो। क्या सोच रहे हो आप? देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए। एक स्क्वायर है जिसका साइड है ए, उसके सेंटर पे आपको साइड ए है, ये चार्जेस रखे हुए सेंटर पे पोटेंशियल निकालना। तो क्या करें हम, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये पूरा, चलो वो तो बात की बात है। अब हमें चार दिख रहे हैं, 4 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे भाई पहले मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, इस वाले बंदे के लिए, तो मेरा हो जाएगा वो V1 के Q1 है -60 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम, माइक्रो चलता रहेगा, ठीक है। माइक्रो की वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं 10 की पावर -6 अपॉन में ये भी जो डिस्टेंस है।
अब ये डिस्टेंस का पंगा कि डिस्टेंस क्या लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो देखो ये पूरा डिस्टेंस हमें इजीली मिल सकता है ट्रायंगल से। ये ए है, ये ए है, तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि हो जाता है रूट 2a। ये पूरा डिस्टेंस होता है रूट 2a, पूरा डिस्टेंस, पर हमें चाहिए आधा, सेंटर तक चाहिए, तो ये हो जाएगा रूट 2a का भी आधा। पूरा होता है रूट 2a। ये बच्चों को याद ही होता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज रूट 2a, तो रूट 2a/2। तो हम बोलेंगे भाई देखो पहला पोटेंशियल आ गया रूट 2a/2, पहला पोटेंशियल खत्म। अब इसकी वजह से निकाल लो, यहाँ पे सेंटर पे सबकी वजह से निकालना है, तो इसको बोलेंगे हम v2 के, निकाल लो, के 20 इंटू 10⁻⁻6। अब जो ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा? सेम, रूट 2a/2। वैसे ही हम 3 के लिए निकाल लेंगे, इसके लिए, इस बंदे के लिए, तो v3 कितना आएगा बताओ? के -50 इंटू 10⁻⁻6, और जो भी डिस्टेंस कितना होगा? रूट 2a/2। और जब इसके लिए सॉल्व करेंगे, 100 के लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे बताओ? v4 इजिकल टू के 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो की जगह पे डिस्टेंस रूट 2a/2। अब इन सबको आपको ऐड कर देना है बस, तो आपको मिल जाएगा नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कैसे मिलेगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। तो सबको ऐड करते हैं फटाफट, कैसे करें? तो देखो जब ऐड करोगे तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है? सबके अंदर k कॉमन मिल रहा है, नीचे वाला कॉमन मिल रहा है, और 10⁻⁻6 सब में सेम मिल रहा है। तो ऐड करते वक्त k को 10⁻⁻6 को रूट 2a/2 को बाहर ले लो ऐड करते वक्त, मतलब ये और ये सब में ही सेम है। देखो k ये सब में ही सेम है, k और ये सब में सेम है, k और ये सब में सेम है, तो अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? सिर्फ -60 प्लस का 20 माइनस का 50 प्लस का 100, आ जाएगा आंसर। समझे मेरी बात को? मतलब जब मैं ऐड कर रहा था ना, ऐड, तो इजी करने के लिए मैंने जो जो कॉमन है उनको कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। देखो अगर आपको ये तरीका सही लगा तो ठीक है, वरना फिर जाहिलों वाला तरीका कर लेना। जाहिल लोग ऐसे करते हैं ना थोड़ा, मतलब जाहिल मतलब जिनको ज्यादा, ऐसे पूरा लिखो एक बार पूरा, k इंटू -60 इंटू 10⁻⁻6 रूट 2a/2, फिर ये लिखो यहाँ पे रहा प्लस का k इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 बाई रूट 2a/2, फिर ये सब लिखो, फिर कॉमन लो, फिर सॉल्व करो, आपके ऊपर है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो वेरी इजी क्वेश्चन टू बी सॉल्व। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 चार्जेस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी क्या आंसर आया इसका? 0। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस -q प्लस q। देखो मेरी बात सुनो, जब भी आपसे x y z की बात करे तो आपको कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे। ये x y z दे रखा है। अब कोऑर्डिनेट बनाते वक्त क्या बातों का ध्यान रखा जाता है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। हमारे पास z की वैल्यू है और x की वैल्यू है, y हमेशा ही 0 है। देखो y इज ऑलवेज 0। तो डायग्राम बनाते वक्त हम किसी भी हाल में y को नहीं बनाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, उससे कोई मतलब ही नहीं हमें, तो हम जानबूझ के डायग्राम बनाएंगे। और जब भी चार्ज की बात की जाए, चार्ज की, तो चार्ज को हमेशा ऐसे रखा जाता है, ऐसे। समझा रहा हूं, देखो मैं जानबूझ के इसको z एक्सिस मान रहा हूं, क्योंकि चार्ज को z पे रखा गया, -a पे एंड +a पे। तो हमने कहा ये हमारा z एक्सिस है और ये रहेगा हमारा दूसरा बचा हुआ एक्सिस, जो कि होगा x एक्सिस। तो चार्ज को हमेशा z एक्सिस पे रखना है और दूसरा एक्सिस है हमारा x। अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा, वेट करो, मैं बस एक्सिस बना रहा हूं। तो हमने x और z एक्सिस बनाया और इसको हमने बोला 0। अब क्वेश्चन कह रहा है कि -a पे, मतलब अगर ये z एक्सिस है तो z पे -a पीछे की तरफ, a पे, एंड z में प्लस की तरफ, z में यहां पे a पे चार्ज रखा हुआ है। चार्ज 2 चार्ज रखा हुआ है, -q एंड +q। एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, -q एंड +q। क्वेश्चन ये था कि z एक्सिस में 2 चार्ज रखा हुआ है, एक -q और एक +q। अब वो कह रहा है कि हमें ना x में 7 से लेके -3 तक
यानी x में 7 ये होगा और -3 यहाँ होगा। किसी चार्ज को लेके जाना है, तो बताओ भाई कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? देखो, और चार्जेस -q, 2 चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड लोकेटेड एट पॉइंट्स z में -a एंड z में +a। तो z एक्सिस को मैंने ऐसे बनाया जानबूझ के। फिर बोल रहा है हाउ मच वर्क इन मूविंग x में 7 से लेके -3। तो x में ये 7 है मेरा, मुझे -3 तक जाना है। तो इसका आंसर 0 पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। पता है बात तुम लोगों को? इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है, तो यहां पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। अगर यहां पोटेंशियल 0 हो गया और नीचे भी इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल, ऐसे ट्रायंगल बने तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, यहां भी पोटेंशियल 0 होता है। अगर नीचे ऊपर पोटेंशियल 0 है तो हम बोलेंगे भैया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू मूविंग चार्ज। यहां इनिशियल पॉइंट है इक्वेटोरियल 0, फाइनल पॉइंट भी क्या है? इक्वेटोरियल 0। तो 0 - 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा ना आंसर। तो 0 जूल होगा इसका आंसर। नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आए हुए हैं बहुत बार एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। क्वेश्चन से हम सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है किसी पॉइंट बी पर ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट पॉइंट ए, कह रहा है पॉइंट ए है कोई और कोई पॉइंट बी है। ए पर कोई रखा हुआ है कैपिटल क्यू, ए पॉइंट पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से बी पॉइंट पर यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 24 न्यूटन पर कूलम। अब पढ़ो समझ जाओगे। देखो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, बी पर ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट ए पर एक चार्ज है क्यू इज 24। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 24 है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी पर, बी मतलब यहां पे, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, बी पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल वो है 12 जूल पर कूलम। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपको एक रिलेशन याद रखना होता है। देखो हमेशा पोटेंशियल जो होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ये पोटेंशियल होता है। ये मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया है आपको, ये रिलेशन ध्यान रखना है। वोल्टेज यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस में रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 12, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 24। तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा आपका 1/2। तो डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज ऐसे क्वेश्चन को याद रखना। जो क्वेश्चन बड़े होते हैं देखने में लगता है बड़ा है पर हकीकत में वो छोटा ही होता है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे।